Hello guys, welcome to our channel part 5 Rebirth of Callous Girl. Chapter 25 वर्मा इंडस्ट्रीज का असली उत्तराधिकारी। वर्मा इंडस्ट्रीज के मुख्यालय में एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। पूरे शहर की बिजनेस इंडस्ट्री की नज़रें इस इवेंट पर थीं, क्योंकि आज वर्मा इंडस्ट्रीज के नए उत्तराधिकारी की घोषणा की जानी थी। प्रेस रिपोर्टर्स, उद्योगपति और वर्मा परिवार के खास सदस्य हॉल में मौजूद थे। मंच पर वर्मा इंडस्ट्रीज के मौजूदा चेयरमैन देवेंद्र वर्मा, उनकी पत्नी कामिनी देवी और उनके सबसे विश्वसनीय उत्तराधिकारी अविनाश वर्मा बैठे थे। देवेंद्र वर्मा एक सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन आज उनकी आंखों में अपने बेटे को कंपनी की बागडोर सौंपने की खुशी साफ झलक रही थी। कामिनी देवी ने माइक उठाया और गर्व से घोषणा की, आज का दिन वर्मा इंडस्ट्रीज के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरा बेटा अविनाश वर्मा अब इस साम्राज्य का नया उत्तराधिकारी बनने जा रहा है। अविनाश ने मंच पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। हॉल तालियों की गूंज से भर गया। प्रेस के कैमरे चमकने लगे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी रुकिए। हॉल में गूंजती हुई एक ठंडी मगर भारी आवाज ने सबको चौंका दिया। सभी की नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। वहां हॉल के दरवाजे पर एक लंबा, गहरे ब्लैक सूट में सजा हुआ शख्स खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह सिर्फ घोषणा करने नहीं, बल्कि इतिहास बदलने आया हो। ये कौन है? प्रेस रिपोर्टर्स फुसफुसाने लगे। देवेंद्र वर्मा ने उत्सुकता से उस व्यक्ति को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। कामिनी देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाथ की उंगलियां कसकर आपस में जुड़ गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह उस आदमी को पहचान गई हो, लेकिन मानना नहीं चाहती। वह आदमी धीमे मगर ठोस कदमों से मंच की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ हॉल में तनाव बढ़ता जा रहा था। मंच तक पहुंचते ही उसने ठंडी मुस्कान के साथ माइक उठाया और पूरी दुनिया को सुनाने के लिए कहा, मैं वेदांत वर्मा हूं, वर्मा इंडस्ट्रीज का असली उत्तराधिकारी। हॉल में सन्नाटा छा गया। देवेंद्र वर्मा के हाथ से माइक गिरने ही वाला था। उन्होंने झटके से उस शख्स की तरफ देखा। उनकी आंखों में अविश्वास था। ये तुम कौन हो? उन्होंने धीमी मगर हिचकिचाती हुई आवाज में पूछा। वेदांत की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसकी आवाज में अटूट आत्मविश्वास था। आपका बेटा वेदांत। देवेंद्र वर्मा का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क उठा। उन्होंने सिर झटक कर इस ख्याल को दूर करने की कोशिश की। नहीं, मेरा एक ही बेटा है, अविनाश। मेरा दूसरा बेटा वेदांत तो बचपन में ही मर गया था। कामिनी देवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनके चेहरे पर पसीना आ गया था। आपको यही बताया गया था, देवेंद्र वर्मा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था, इस घर से निकाला गया था। अब पूरा हॉल सनसनी से भर चुका था। प्रेस रिपोर्टर्स ने कैमरे ऑन कर लिए। अविनाश गुस्से से उठ खड़ा हुआ। ये सब बकवास है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये कौन है, माँ? कामिनी देवी के होंठ कांप रहे थे। वेदांत ने आगे बढ़कर टेबल पर एक फाइल पटकी। ये मेरे होने के सबूत हैं, डीएनए रिपोर्ट, मेरे जन्म के दस्तावेज, और सबसे महत्वपूर्ण, वो कागजात जो ये साबित करते हैं कि मैं वर्मा परिवार का असली वारिस हूँ। देवेंद्र वर्मा का दिल बैठ गया। उन्होंने फाइल उठाई और कांपते हाथों से उसे पढ़ना शुरू किया। उनके चेहरे के भाव बदलते चले गए, पहले अविश्वास, फिर हैरानी और आखिर में दर्द। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा। कामिनी, क्या ये सच है? कामिनी देवी की आंखें नीचे झुक गईं। देवेंद्र वर्मा को जैसे झटका लगा। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बेटा जिंदा था, और तुमने मुझे कभी बताया नहीं। वेदांत की आंखों में गुस्से और दर्द की लहर दौड़ रही थी। उसने कामिनी देवी की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, अब तो बताओ, माँ। पापा को बताओ कि आपने ही मुझे इस घर से दूर किया था। आपने ही मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया था, ताकि अविनाश अकेला वारिस बन सके। पूरा खेल पलट चुका था। देवेंद्र वर्मा सदमे में थे। प्रेस रिपोर्टर्स जोर जोर से सवाल पूछ रहे थे। अविनाश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने टेबल पर मुक्का मारा, मैं इसे अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं करूंगा। वेदांत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं, अविनाश। वसीयत और सच्चाई दोनों मेरे पक्ष में हैं। अब देखता हूं, ये कंपनी तुम्हारे नाम कैसे होती है। पूरा हॉल सनसनी से भर चुका था। देवेंद्र वर्मा के हाथों से फाइल गिर पड़ी।
प्रेस रिपोर्टर्स के कैमरे लगातार चमक रहे थे। वेदांत की बातों से पूरे वर्मा परिवार की छवि खतरे में पड़ गई थी। देवेंद्र वर्मा ने कांपती आवाज में अपनी पत्नी से पूछा, कामिनी, क्या ये सच है? कामिनी देवी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जिसे छुपाना अब असंभव था। मैं अविनाश ने घूरकर अपनी मां की ओर देखा। मां, कुछ कहिए, ये आदमी झूठ बोल रहा है ना? लेकिन इस बार कामिनी की जुबान लड़खड़ा रही थी। वेदांत ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, मां। सबके सामने सच कबूल कर लीजिए। या फिर, क्या मैं खुद बताऊं कि आपने मेरे साथ क्या किया था? कामिनी देवी का पूरा शरीर कांपने लगा। देवेंद्र वर्मा ने अपनी पत्नी का हाथ झटक दिया और जोर से बोले, बोलो कामिनी, क्या ये सब सच है? कामिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। हाँ, ये सच है। पूरा हॉल एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। देवेंद्र वर्मा हिल गए। तुमने ऐसा क्यों किया? चैप्टर 26, कामिनी का गहरा राज। पूरा हॉल सन्नाटे में था। प्रेस रिपोर्टर्स की आंखें चमक रही थीं, जैसे उन्हें सालों पुरानी किसी खतरनाक साजिश की कहानी का सबसे बड़ा सिरा मिल गया हो। देवेंद्र वर्मा की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में दोबारा पूछा, कामिनी, तुमने ऐसा क्यों किया? कामिनी देवी की सांसें तेज हो गईं। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, वेदांत ने एक और धमाका कर दिया। मैं बताता हूँ, पापा। मैं बताता हूँ कि आपकी पत्नी, मेरी माँ कहलाने वाली इस औरत ने आखिर किया क्या था। सबकी निगाहें वेदांत की ओर मुड़ गईं। 19 साल पुरानी एक काली रात। वेदांत सिर्फ 8 साल का था। वह देवेंद्र वर्मा का बड़ा बेटा और वर्मा इंडस्ट्रीज का भविष्य था। देवेंद्र उसे हमेशा बिजनेस का सच्चा उत्तराधिकारी मानते थे, क्योंकि वेदांत का दिमाग तेज था और वह पहले से ही बिजनेस स्ट्रैटेजी में रुचि लेने लगा था। लेकिन यही बात कामिनी को खटकने लगी थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा, अविनाश, वर्मा साम्राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी बने। लेकिन जब तक वेदांत था, यह संभव नहीं था। इसीलिए, उसने अपने सबसे वफादार नौकर गोविंद को बुलाया और अपनी खतरनाक योजना बनाई। वेदांत का अपहरण। एक दिन, जब वेदांत स्कूल से लौट रहा था, तो गोविंद उसे लेने आया। वेदांत ने बिना शक किए कार में बैठने के लिए हामी भर दी, क्योंकि वह बचपन से गोविंद को जानता था। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, गोविंद ने पीछे मुड़कर देखा और एक रुमाल उसकी नाक पर रख दिया। वेदांत की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रात के अंधेरे में, एक सुनसान सड़क के किनारे, एक पुराने अनाथालय के बाहर, उसे बेसुध हालत में छोड़ दिया गया। गोविंद ने वहां के मैनेजर को मोटी रकम देकर हिदायत दी कि इस बच्चे की असली पहचान कभी भी सामने नहीं आनी चाहिए। अनाथालय के रिकॉर्ड में उसका नाम बदलकर वेद लिख दिया गया और जन्म की कोई भी जानकारी दर्ज नहीं की गई। अगले दिन, जब वेदांत गायब मिला, तो घर में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन इससे पहले ही कामिनी ने दूसरी चाल चल दी। एक जंगल में एक जली हुई लाश पुलिस को मिली, और कामिनी ने दावा किया कि यह वेदांत की थी। देवेंद्र वर्मा को जब ये खबर मिली, तो वह टूट गए। उनकी दुनिया उजड़ गई। उन्हें यकीन था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन असलियत कुछ और थी। वेदांत मरा नहीं था, उसे मारने की कोशिश जरूर की गई थी। वेदांत ने अपना पूरा बचपन अनाथ आश्रम में बिताया। उसे अपने परिवार का नाम भी याद नहीं था, क्योंकि दवा की वजह से उसकी याददाश्त प्रभावित हो गई थी। वह सिर्फ एक अधूरी याद के सहारे बड़ा हुआ, अपने पिता की आवाज, जो उसे मेरा शेर कहकर बुलाया करते थे। लेकिन किस्मत ने उसे कमजोर नहीं किया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपनी पहचान को खोजने की कोशिश की। उसने मेहनत की, पढ़ाई की, और खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में खड़ा किया। अब, 19 साल बाद, जब वर्मा इंडस्ट्रीज अविनाश के नाम होने जा रही थी, तभी वेदांत लौट आया था अपने हक को लेने के लिए। हॉल में खड़े होकर, उसने कांपते हाथों से एक फाइल निकाली और उसे टेबल पर पटकते हुए कहा, ये मेरे होने के सबूत हैं, डीएनए रिपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, और वो सारे दस्तावेज जो साबित करते हैं कि मैं ही वर्मा परिवार का असली उत्तराधिकारी हूँ। देवेंद्र वर्मा के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने दस्तावेज पढ़े और उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। ये सच है। मेरा बेटा जिंदा है। कामिनी देवी घबराई हुई थी। देवेंद्र वर्मा ने गुस्से से उनकी ओर देखा। कामिनी, तुमने ऐसा क्यों किया? कामिनी ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया,
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यह लड़का मेरे अविनाश से सब कुछ छीन ले। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा इस साम्राज्य का अकेला मालिक बने। इसीलिए मैंने इसे मरवा दिया। पूरा हॉल हक्का बक्का रह गया। प्रेस रिपोर्टर्स कैमरे की लाइट जलाए इस सनसनीखेज सच को रिकॉर्ड कर रहे थे। पूरा हॉल अभी भी सन्नाटे में था। कैमरों की फ्लैश लाइटें बार बार चमक रही थीं। हर कोई यह जानना चाहता था कि अब आगे क्या होगा। देवेंद्र वर्मा ने कामिनी को घूरते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीना कामिनी। तुमने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। कामिनी के चेहरे पर डर था, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। तभी अविनाश ने एक कड़कती आवाज में कहा, बस अब बहुत हो गया। ये सब नाटक बंद करो। सबकी नजरें अविनाश की ओर घूम गईं। वह आगे बढ़ा और गुस्से से वेदांत की ओर देखा, तुम कौन होते हो खुद को वर्मा इंडस्ट्रीज का मालिक बताने वाले? एक अनाथालय से आए हुए लड़के को सिर्फ एक डीएनए रिपोर्ट मिल गई और तुम खुद को मेरा बड़ा भाई साबित करने चले आए। वेदांत की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कोई दावा नहीं किया अविनाश। ये सच सामने लाने का काम तुम्हारी ही माँ ने किया है। सच को जितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन वह सामने आ ही जाता है। अविनाश हंस पड़ा, वाह, तो अब तुम मुझे मेरी ही कंपनी से बेदखल करोगे? कंपनी मेरी है, वेदांत ने सीधा जवाब दिया। देवेंद्र वर्मा ने गहरी सांस ली। अविनाश, तुम जो कर रहे हो, वो गलत है। तुम्हारी माँ ने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब समय आ गया है कि सब कुछ सही किया जाए। लेकिन अविनाश इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। चैप्टर 27 वेद ही वेदांत है। अविनाश ने वेदांत का कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम ही वेदांत हो? अविनाश को लगा वो वेद की आइडेंटिटी ही झूठी साबित कर दूंगा। और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। हॉल की घबराहट अभी तक थमी नहीं थी। प्रेस रिपोर्टर्स अपने कैमरों और माइक्रोफोन के साथ तैयार खड़े थे, जैसे उन्हें एक के बाद एक खुलासों की बरसात का इंतजार हो। देवेंद्र वर्मा के गुस्से और दुख का मेल उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, जबकि अविनाश अब भी खुद को बचाने की कोशिश में था। लेकिन कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। ठीक तभी हॉल के दरवाजे दो गार्ड्स ने खोले और एक अलग ही करिश्मा वहां दाखिल हुआ। एक ऐसी उपस्थिति जिसने हॉल की हर धड़कन को रोक दिया। मखमली सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, क्लासिक स्टिलेटोज की ठहरी हुई, आत्मविश्वास से भरी हल्की पर ठोस आवाज। उसके साथ एक रहस्यमयी आभा थी, एक ऐसी ऊर्जा जो सामने होते हुए भी छूना असंभव थी। अक्षरा का लुक, पावर और क्लास का मिला जुला रूप। वह किसी रॉयल फिगर से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसमें एक बिजनेस टाइकून की गंभीरता और एक रणनीतिकार की ठंडक भी थी। उसने ब्लैक वेलवेट पैंट सूट पहना था, जो न सिर्फ उसके स्टेटस बल्कि उसकी परफेक्ट पर्सनैलिटी को और उभार रहा था। सूट का फिटिंग ऐसा था कि हर सिलाई उसके आत्मविश्वास की गवाही दे रही थी। इसी के साथ उसने अंदर हाई नेक सिल्क ब्लाउज पहना था, जिसकी स्लीव्स पर गोल्डन कफ लिंक्स उसकी क्लासिक पसंद को दर्शा रहे थे। उसकी स्लीक लो पोनीटेल एकदम परफेक्ट थी, जिससे उसके चेहरे की स्ट्रक्चर और भी शार्प लग रही थी। स्मोकी आइज, जो उसकी हर चाल को एक नया रहस्य देती थी, और न्यूड लिपस्टिक, जो उसकी गंभीरता और उसकी निर्दयता के बीच का संतुलन बना रही थी। उसकी कलाई पर बंधी एक डायमंड क्लैड वॉच उसकी परफेक्शन और टाइमिंग की ओर इशारा कर रही थी। कोई भी उसके चेहरे की एक भी शिकन को पढ़ नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा खेल चल रहा था, जिसे समझने में बाकी लोगों को बहुत समय लगने वाला था। जब उसने हॉल के बीचों बीच कदम रखा, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ पूछने की। वह एक बिजनेस टाइकून भी थी और एक छुपी हुई शख्सियत भी। लेकिन आज वह अक्षरा सहगल नहीं थी, वह गेम की मास्टरमाइंड बनकर आई थी। पूरा हॉल सन्नाटे में था। सबकी नजरें उस शख्स पर टिकी थीं, जिसने अभी अभी हॉल में कदम रखा था, अक्षरा सहगल। वह अपने हर कदम के साथ जैसे माहौल पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा आकर्षण था, एक रॉयल करिश्मा, एक शार्प इंटेलेक्ट, और एक ऐसा आत्मविश्वास जिससे सामने वाले का हिलना तय था। ब्लैक वेलवेट पैंटसूट में लिपटी, न्यूड ग्लॉसी लिप्स और स्मोकी आइज के साथ, वह किसी हाई प्रोफाइल सीईओ से कम नहीं लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही कहानी थी, एक राज जो अब सामने आने वाला था। अविनाश, जो अभी तक खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, अचानक चुप हो गया। उसने अक्षरा को देखा, और उसकी आंखों में घबराहट साफ झलकने लगी।
अक्षरा ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने एक गहरी सांस ली और सीधा जाकर वेद के ठीक बगल में खड़ी हो गई। वहां खड़े हर शख्स को महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब बहुत हुआ, अक्षरा ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आवाज इतनी दमदार थी कि किसी ने बीच में टोकने की हिम्मत नहीं की। अविनाश, तुमने जो खेल खेला, अब उसका अंत होने वाला है। अक्षरा ने धीरे से एक फाइल खोली और उसमें से कुछ कागज निकाले। फिर उसने वेद की ओर देखा और कहा, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, वेद। सच को किसी पहचान पत्र की जरूरत नहीं होती। इतना कहकर उसने कागज देवेंद्र वर्मा की ओर बढ़ा दिए। डीएनए रिपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, अनाथालय के रजिस्टर से बदला हुआ नाम, वेद से पहले वेदांत। देवेंद्र वर्मा के हाथ कांप गए। उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने धीरे से वेद की ओर देखा और फिर फूट फूट कर रो पड़े। मेरा बेटा, मेरा वेदांत जिंदा है। पूरा हॉल हक्का बक्का रह गया। प्रेस रिपोर्टर्स की कैमरों की फ्लैश लगातार जल रही थी। कामिनी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अविनाश की सांसें तेज हो गईं। अक्षरा ने ठंडे स्वर में कहा, अब खेल खत्म। वर्मा इंडस्ट्रीज का असली उत्तराधिकारी वापस आ चुका है। और जो कुछ भी गलत हुआ, अब उसका हिसाब होगा। हॉल सन्नाटे में था। हर चेहरा हक्का बक्का, हर नजर वेद या यूं कहें वेदांत वर्मा पर टिकी थी। देवेंद्र वर्मा के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने वेद की ओर देखा, उनकी आंखों में पछतावे और खुशी का अजीब सा मिश्रण था। मेरा बेटा, मेरा वेदांत, उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हें मरा हुआ मान लिया था, लेकिन तुम जिंदा थे और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं सका। वेद ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज में ठहराव। तुमने पहचानने की कोशिश ही कब की, मिस्टर वर्मा? पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। वेद की आवाज में न तल्खी थी, न गुस्सा, बस एक शून्य, जो उन 19 सालों की तकलीफ को बयान कर रहा था। मैं तुम्हारा बेटा था, तुम्हारा उत्तराधिकारी था, लेकिन एक झूठी लाश को देखकर तुमने मेरी मौत मान ली, बस इतने में ही मेरा अस्तित्व खत्म। देवेंद्र वर्मा कुछ नहीं कह पाए। लेकिन इससे पहले कि माहौल भावुक होता, अविनाश जोर से हंस पड़ा। ये ड्रामा अब और नहीं। वाह, क्या कहानी सुनाई जा रही है। अविनाश की आंखों में गुस्से और घबराहट का मिला जुला असर था। एक अनाथ लड़का, जिसने खुद को वेदांत साबित करने की ठानी, और अब अचानक से वह इस कंपनी का मालिक बन जाएगा। वह आगे बढ़ा, उसकी आंखों में नफरत थी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसने घूरकर वेद को देखा। तुम वेदांत हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं वर्मा इंडस्ट्रीज का असली उत्तराधिकारी हूं। और मैं तुम्हें ये छीनने नहीं दूंगा। वेद ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तभी एक और आवाज गूंजी, अक्षरा की। अविनाश, तुम अपनी हार को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? उसकी आवाज में एक ठंडा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता था। अविनाश ने झटके से उसकी ओर देखा। तुम चुप रहो, अक्षरा। क्यों? सच से डर लग रहा है? अक्षरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। या इस बात से कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है? अभी असली खेल बाकी है। अविनाश की मुट्ठियां भींच गईं। तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ ये डीएनए रिपोर्ट और कुछ दस्तावेज मेरी जगह छीन लेंगे? कोर्ट में जाओगे तो सालों लगेंगे इस बात को साबित करने में। तब तक इस कंपनी पर मेरा ही राज होगा। अक्षरा ने एक गहरी सांस ली। कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अविनाश। उसने अपनी जैकेट की पॉकेट से एक यूएसबी ड्राइव निकाली और उसे प्रेस रिपोर्टर्स की ओर लहराया। क्योंकि सबूत पहले ही तैयार हैं। अविनाश के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या है? 19 साल पुरानी सच्चाई। वो वीडियो, जिसमें तुम्हारी माँ, कामिनी देवी, खुद कबूल कर रही हैं कि उन्होंने वेदांत को मरवाने की कोशिश की थी। पूरा हॉल सन रह गया। और सिर्फ यही नहीं, अक्षरा ने आगे कहा। तुम्हारी कुछ गंदी हरकतों के भी सबूत हैं, अविनाश। तुम्हारी कंपनी के पैसों को गैरकानूनी कामों में लगाने के सबूत। तुम्हारी ब्लैकमेलिंग के सबूत। तुम्हारी हर एक धोखाधड़ी की लिस्ट तैयार है। प्रेस रिपोर्टर्स में हलचल मच गई। क्या ये सच है? अविनाश बुरी तरह बौखला गया। तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन अक्षरा मुस्कुराई नहीं। उसने बस हाथ उठाया और कहा, वेद, अब वक्त आ गया है अपने आखिरी पत्ते को दिखाने का। चैप्टर 28 चेकमेट। लेकिन अक्षरा मुस्कुराई नहीं। उसने बस हाथ उठाया और कहा, वेद, अब वक्त आ गया है अपने आखिरी पत्ते को दिखाने का।
चेकमेट। अविनाश, वेद या यूं कहें वेदांत ने बिना कोई शब्द कहे अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। एसीपी राघव, अब आप अंदर आ सकते हैं। अगले ही पल हॉल के दरवाजे जोर से खुले और पुलिस अंदर आ गई। कामिनी देवी का चेहरा फट पड़ गया। अविनाश की आंखों में खौफ था। एसीपी राघव ने एक नज़र पूरे हॉल में डाली और फिर सीधे अविनाश की ओर बढ़े। अविनाश वर्मा, आपके खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या की साजिश में शामिल होने के। आपको गिरफ्तार किया जाता है। अविनाश पीछे हटा। नहीं, नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन पुलिसकर्मियों ने बिना कोई मौका दिए उसे हथकड़ी पहना दी। कामिनी देवी घबराकर खड़ी हो गईं। नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन इस बार किसी ने उन्हें नहीं सुना। एसीपी राघव ने हाथ बढ़ाया। कामिनी देवी, आपको भी हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। और अगले ही पल मां बेटे दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। पूरा हॉल अब भी रिपोर्टर्स के कैमरों की फ्लैश से जगमगा रहा था। देवेंद्र वर्मा अब भी वेदांत को देख रहे थे, जैसे अब तक यकीन नहीं कर पा रहे हों कि उनका बेटा उनके सामने खड़ा है। उन्होंने लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाए और वेदांत को कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, बेटा, उनकी आवाज भर्रा गई। मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी देर कर दी। वेदांत कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अक्षरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तो, मिस्टर वेदांत वर्मा, उसने चुटकी ली, अब आप अपनी गद्दी संभालने के लिए तैयार हैं? वेदांत ने एक गहरी सांस ली और पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। हाँ, अब मेरा वक्त आ गया है। हॉल में पुलिस के जाने के बाद भी हलचल बनी हुई थी। रिपोर्टर्स अब भी सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन अक्षरा अब वहां नहीं थी। वह धीमे कदमों से बाहर निकली, अपनी कार की ओर बढ़ी। गाड़ी में बैठते ही उसने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन दिल में एक अधूरापन। जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी, उन्हें मैं उनके अंजाम तक पहुंचा चुकी हूं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई। अब बस एक आखिरी इंसान बचा है, रूही। रूही अब तक इस हंगामे से दूर थी, लेकिन अक्षरा जानती थी कि उसकी बारी भी जल्द आने वाली थी। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, रूही। अक्षरा के होठों पर हल्की सी हंसी आई, लेकिन वो हंसी क्रूर थी। अब बारी मेरी है। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। शुरू करो आखिरी चाल। दूसरी तरफ से आवाज आई, यस बॉस। अक्षरा ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में एक ठंडा जुनून था। वर्मा मैंशन में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। अविनाश और कामिनी देवी के गिरफ्तार होने के बाद वहां बस देवेंद्र वर्मा, उनकी बेटी और वेदांत बचे थे। लेकिन कोई भी रूही से बात तक नहीं करता था। रूही अब इस घर में सिर्फ एक नाम भर की बहू थी। जिस इंसान से उसने शादी की, वह जेल में सड़ रहा था। जिस सास ने उसे इस घर की बहू बनाया, वह भी सलाखों के पीछे थी। और बाकी लोग, वे उसे यहां देखना तक नहीं चाहते थे। रूही ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और खुद को आईने में देखा। मैंने जो किया, सिर्फ अपनी जीत के लिए किया, मैं गलत नहीं थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की आंखें भी अब उस पर हंस रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रूही चौंक गई। इस घर में अब कोई उससे बात तक नहीं करता था, तो फिर यह कौन हो सकता है? उसने धीरे से दरवाजा खोला। भागने की जरूरत नहीं, रूही। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने अक्षरा सहगल खड़ी थी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में वही ठंडा, नफरत से भरा सन्नाटा था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खाई थी ना? रूही ने एक कदम पीछे लिया, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अक्षरा ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। तुझे बताने की अब तू अकेली है, रूही। जिस अविनाश के लिए तूने मुझसे मेरा घर छीना, वो जेल में है। जिस माँ ने तेरा साथ दिया, वो भी जेल में है। जिस वर्मा खानदान का हिस्सा बनने के लिए तूने खेल खेला, वो अब तुझे अपने घर में देखना तक नहीं चाहता। रूही की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, उसने घबरा कर कहा, मैं अकेली नहीं हूं। ये मेरा घर है। देवेंद्र पापा मुझे कभी नहीं निकालेंगे। अक्षरा की आंखों में एक मजाकिया चमक आई। उसने बिना हिले डुले जवाब दिया, पूछ ले। और तभी पीछे से देवेंद्र वर्मा की सख्त आवाज आई, रूही, तुम्हें अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाना चाहिए।
रूही की सांस अटक गई। उसने घबराकर पीछे देखा, जहां देवेंद्र वर्मा खड़े थे। ये घर अब तुम्हारा नहीं है, वेदांत ने सख्त लहजे में कहा। तुमने हमारे परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची, मेरी माँ और भाई को धोखा दिया, और अब जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। नहीं, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। रूही जमीन पर बैठ गई। मैंने ये सब सिर्फ अपने लिए किया था। मैं तुम्हारी बहू हूँ। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन हम निकाल सकते हैं। देवेंद्र वर्मा की आवाज भारी थी। और अगले ही पल, नौकरों ने रूही की सारी चीजें पैक कर दी और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। रूही हॉल में खड़ी, रोती रही। चैप्टर 29 न्यू स्टोरी। नोवेल में एंट्री। सिया मेहरा की दुनिया बहुत छोटी थी, ऑफिस, घर और किताबें। उसे सोशल लाइफ में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बस अपने फिक्शन वर्ल्ड में खोई रहती थी। लेकिन उसके पसंदीदा नॉवेल, शैटर्ड डेस्टिनी, ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। इस नॉवेल की हीरोइन ईशानी थी, जिसे पूरा परिवार प्यार करता था, लेकिन उसकी बड़ी बहन अनाया राठौर को सबने ठुकरा दिया था। अनाया कोई साधारण विलेन नहीं थी, उसकी अपनी एक दर्दनाक कहानी थी, लेकिन किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। वह 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, कियान, वेदांत और रेहान। कियान और रेहान उससे नफरत करते थे, क्योंकि उनकी मां ने उनके पिता को धोखा दिया था, और अनाया पर उसी खून का ठप्पा लग गया था। सिर्फ वेदांत ही था, जिसने हमेशा अनाया का साथ दिया था। सिया को हमेशा लगता था कि अनाया को एक और मौका मिलना चाहिए था। उसे लगता था कि अगर वह इस कहानी का हिस्सा होती, तो अनाया की जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह ख्याल एक दिन हकीकत बन जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश की बूंदें सड़क पर गिरकर हल्की धुंध बना रही थीं। सिया ऑफिस से घर लौट रही थी, और उसके हाथ में फोन था। शैटर्ड डेस्टिनी का आखिरी चैप्टर खुला हुआ था। अगर अनाया की जिंदगी को मैं बदल सकती, तो सब कुछ अलग होता। ये ख्याल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने आई। ट्रक बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। सिया ने रुकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार झटका महसूस हुआ, और उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। मिस, मिस, उठिए। उद्धरण चिन्ह। धीरे धीरे उसकी चेतना लौटी। सिर में तेज दर्द था, शरीर अजीब सा लग रहा था, मानो किसी और का हो। जब उसने आंखें खोलीं, तो सामने की दुनिया बदली हुई थी। महंगा कमरा, सुनहरी दीवारें, और हर तरफ रुद्र मेहरा की तस्वीरें। लेकिन जो सबसे ज्यादा झटका देने वाली चीज थी, उसका खुद का अक्स। शीशे में जो चेहरा दिखा, वो सिया का नहीं था। नीले रंग के बाल, शरीर पर गहरे काले टैटू, जो कुछ जगहों से उखड़ रहे थे, मानो किसी दर्दनाक अनुभव का निशान हो। आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ हल्के नीले पड़े हुए, और चेहरा अजीब सा बीमार दिख रहा था। यह क्या? उसने हकलाते हुए कहा। अनाया दी, आप ठीक हैं? सिया की सांसें अटक गईं। अनाया, ये सब क्या हो रहा है? सिया, अब अनाया ने खुद से सवाल किया। दरवाजे पर एक सख्त आवाज गूंजी। तुम्हारा ये नया नाटक कब खत्म होगा, अनाया? वह आवाज कियान राठौर की थी, नोवेल में उसका बड़ा भाई, जो उससे नफरत करता था। कियान के चेहरे पर तिरस्कार झलक रहा था। तुमसे कोई प्यार नहीं करता, अनाया। कोई भी नहीं। अनाया ने गहरी सांस ली। ये वही कहानी थी, लेकिन इस बार वह बस एक मूक दर्शक नहीं थी। अगर दुनिया उसे विलेन मानती थी, तो इस बार वह खुद अपनी कहानी लिखेगी। इस बार, मैं खुद तय करूंगी कि मेरी जिंदगी कैसी होगी। फैमिली इंट्रोडक्शन। राठौर परिवार शहर के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली बिजनेस फैमिली में से एक था। देवेंद्र राठौर दादाजी परिवार के मुखिया, सख्त और रूढ़िवादी सोच वाले। उनके लिए राठौर परिवार की विरासत सबसे महत्वपूर्ण थी। ईशानी को अपनी सगी पोती मानते थे, लेकिन अनाया को कभी अपनाया नहीं। अजय राठौर अनाया के पिता, बिजनेस टाइकून, लेकिन एक कमजोर इंसान। पहली पत्नी अनाया की मां की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली। समाज और परिवार के दबाव में आकर अनाया से हमेशा दूरी बनाए रखी। नियति राठौर अनाया की सौतेली मां, बेहद चालाक और मक्कार औरत, जिसने हमेशा अनाया को पराया समझा। अपनी बेटी ईशानी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। धीरे धीरे पूरे घर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। कियान राठौर सबसे बड़ा भाई, सख्त और अहंकारी, पिता के नक्शे कदम पर चलने वाला।
अनाया से बेहद नफरत करता था, क्योंकि उसकी मां ने उनके पिता को धोखा दिया था। उसे हमेशा यही लगा कि अनाया में भी वही खून दौड़ रहा है। रेहान राठौर दूसरा भाई बाहर से शांत, लेकिन दिल में जहर भरा था। अनाया की हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता था। उसके लिए ईशानी ही इस घर की इकलौती बहन थी। वेदांत राठौर तीसरा भाई, एकमात्र इंसान जिसने कभी अनाया को अपनाया था। अनाया के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। माँ और भाइयों के विरोध के बावजूद अनाया के हर जन्मदिन पर उसे गिफ्ट देता था। ईशानी राठौर सौतेली बहन, घर की सबसे प्यारी और लाडली लड़की। बचपन से ही सबका दुलार पाती आई थी। अनाया से कभी नफरत नहीं की, लेकिन कभी उसका साथ भी नहीं दिया। अब आगे, अनाया ने अलमारी खोली, लेकिन उसमें सिर्फ भड़कीले कपड़े थे, छोटे स्कर्ट, बैकलेस ड्रेसेस और भड़कीले गाउन। ये सब उसने रुद्र मेहरा को इम्प्रेस करने के लिए पहने थे, लेकिन अब वह खुद को देखकर अजीब महसूस कर रही थी। फिर उसकी नज़र एक पैकेट पर पड़ी, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे छोटी। ये वेदांत का दिया हुआ गिफ्ट था, जिसे उसने कभी खोला ही नहीं था। धीरे से उसने पैकेट खोला। अंदर एक गुलाबी पिंक रंग का अनारकली सूट था, जिसमें हल्की सिल्वर एम्ब्रॉयडरी थी। साथ में मिलते जुलते झुमके और सिल्वर हील्स भी थीं। वेद, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। उसकी आंखें नम हो गईं। ये पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि इस परिवार में कोई तो था, जिसने उसे सच्चे दिल से चाहा था। अब, वह नीचे जाने वाली थी, पहली बार, एक नई पहचान के साथ। अनाया ने गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहन लिया। सिल्वर झुमके कानों में झूल रहे थे, और पैरों में हल्की सी चमकती सिल्वर हील्स थीं। ये पहली बार था जब उसने खुद को इतनी साधारण, फिर भी खूबसूरत महसूस किया। आईने में खुद को देख वह पल भर के लिए ठिठक गई। वह वही अनाया थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं लग रही थी, ना ही अंदर से और ना ही बाहर से। उसने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर कदम रखा। जैसे ही अनाया सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, एक अजीब सा सिरदर्द उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं, और उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। अचानक, यादों का एक बवंडर उसके भीतर घूमने लगा। अनाया, तुम इस घर की सबसे बड़ी गलती हो। कियान की वह कड़वी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। अगर तुम इस घर में नहीं होती, तो पापा हमें छोड़कर नहीं जाते। रेहान की गुस्से से भरी आंखें यादों में चमक उठीं। तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें भी हमें शर्मिंदा करने की आदत है। नियति का जहरीला ताना उसकी रगों में जहर घोल गया। सिया का सिर घूम गया। अब तक जो यादें सिर्फ नॉवेल के पन्नों में थीं, वे अब उसकी खुद की बन चुकी थीं। वह महसूस कर सकती थी उस छोटी अनाया का दर्द, जो हर बार अपने भाइयों से प्यार मांगती थी, लेकिन बदले में तिरस्कार मिलता था। छोटी अनाया अपने पिता की बाहों में जगह चाहती थी, लेकिन वे कभी उसे गोद में नहीं उठाते थे। वेदांत उसे जब तब बचा लेता, पर एक भाई के प्यार से ज्यादा उसकी जरूरत एक पिता के स्नेह की थी। लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ बेगानेपन की ठंडक आई थी। और उसकी माँ, तुम सिर्फ इस घर के लिए नहीं, मेरे लिए भी एक कलंक हो। नियति की आवाज उसके भीतर गूंज उठी। उसकी सांसें अटकने लगीं। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए, और एक झटके से उसने खुद को संभाला। हॉल में सबकी नजरें उस पर थीं। लेकिन अनाया को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह अब अपनी जिंदगी किसी और की शर्तों पर नहीं जीने वाली थी। आज से, वह अपनी कहानी खुद लिखेगी। चैप्टर 30, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। अब कोई नहीं बचा सकता, रूही। वर्मा मैंशन का माहौल भारी था। देवेंद्र वर्मा के चेहरे पर गुस्से और घृणा का मिला जुला भाव था, जबकि रूही अपनी आखिरी चाल चलने की कोशिश कर रही थी। अगर आप मुझे इस घर से निकाल देंगे, तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, रूही ने घमंड से कहा। ऊपर से, मैं प्रेग्नेंट हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। देवेंद्र वर्मा और वेदांत एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, अक्षरा ने ठंडे स्वर में कहा, वाह, रूही, तेरी ये नई चाल तो बड़ी दिलचस्प है। रूही ने गुस्से से उसे घूरा। तुम चुप रहो, अक्षरा। अब ये मेरा घर है, और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। अक्षरा के होंठों पर एक तीखी मुस्कान उभरी। उसने अपना फोन उठाया और रूही के सामने स्क्रीन घुमा दी। क्या हुआ, रूही? ये देखना नहीं चाहोगी? रूही का चेहरा सफेद पड़ गया। फोन की स्क्रीन पर एक न्यूज वीडियो चल रही थी। रूही की सारी काली करतूतें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थीं। स्कूल और कॉलेज में लड़कियों को बुली करने की फुटेज, अविनाश को शादी के लिए ब्लैकमेल करने के सबूत,
रूही का वो वीडियो जिसमें वह खुद कह रही थी कि उसे सिर्फ पैसे और स्टेटस चाहिए। रूही के हाथ से फोन लगभग गिर गया। नहीं। उसकी आंखों में डर उतर आया। देवेंद्र वर्मा ने गहरी सांस ली। तो यह है तुम्हारी सच्चाई, रूही? झूठ है। ये सब झूठ है। रूही चिल्लाई। मुझे फंसाया जा रहा है। अच्छा, अक्षरा ने एक नकली आश्चर्य दिखाया। तो क्या ये भी झूठ है कि तू अविनाश के बच्चे की मां बनने वाली है? रूही का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। अक्षरा ने फिर एक और डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर दिखाया, रूही की मेडिकल रिपोर्ट। तेरी मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि तू प्रेग्नेंट नहीं है। अक्षरा ने ठंडी आवाज में कहा। तो बता, अब कौन झूठा है? अब पूरा सच सबके सामने था। अब तो तुझे कोई भी इस घर में रखने का बहाना नहीं मिलेगा, रूही। वेदांत ने सख्त लहजे में कहा। देवेंद्र वर्मा ने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। इसे इस घर से निकाल दो। रूही ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। जैसे ही सिक्योरिटी ने उसे बाहर किया, अक्षरा ने आखिरी बार किया। गेम ओवर, रूही। दरवाजे के बंद होते ही वर्मा मैंशन की हवाओं में एक नया सुकून था। रूही अब पूरी तरह अकेली थी। रूही के जाते ही वर्मा मैंशन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। देवेंद्र वर्मा ने भारी कदमों से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए सिर झुका लिया। उनकी आंखों में पछतावे की लकीरें थीं। वेदांत उनके पास गया और धीरे से बोला, पापा, अब सब ठीक हो जाएगा। देवेंद्र ने वेदांत की तरफ देखा, जैसे अब तक यकीन नहीं कर पा रहे हों कि उनका बेटा उनके सामने खड़ा है और इतने सालों बाद उनके बिजनेस और परिवार को संभालने के लिए तैयार है। बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तुझे ये सब सहना पड़े, लेकिन। देवेंद्र की आवाज भर्रा गई। वेदांत हल्का मुस्कुराया। अब पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं, पापा। जो हुआ, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम एक नई शुरुआत जरूर कर सकते हैं। देवेंद्र ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे बाद वर्मा ग्रुप का उत्तराधिकारी तू बने, वेदांत। अब ये बिजनेस तेरा है। वेदांत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, अब मेरा वक्त आ गया है। अक्षरा अब तक चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसे इस परिवार से कोई लगाव नहीं था, लेकिन उसने वेदांत को हमेशा एक अच्छा दोस्त माना था। अक्षरा, देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा, मैं नहीं जानता कि तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर तू नहीं होती, तो न जाने इस परिवार का क्या होता। अक्षरा ने हल्की मुस्कान दी। शुक्रिया की जरूरत नहीं, अंकल। मैंने जो किया, वो जरूरी था। अब बस एक काम बाकी है। देवेंद्र ने हैरानी से पूछा, क्या? अक्षरा की आंखों में एक सख्त चमक आई। जो कुछ भी हुआ, उसका सही अंत होना अभी बाकी है। अक्षरा अपने फोन पर कुछ टाइप करने लगी। कुछ ही मिनटों बाद, सोशल मीडिया पर एक और खबर ट्रेंड करने लगी। रूही वर्मा का पर्दाफाश। धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी के आदेश जारी। हॉल में मौजूद लोगों की नजरें फोन स्क्रीन पर जम गईं। वेदांत चौंक कर अक्षरा की ओर मुड़ा। तूने ये कब किया? अक्षरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब रूही अपने आखिरी हथकंडे अपना रही थी, तब मैंने अपना आखिरी दांव खेल दिया था। अब वह भाग नहीं सकती। देवेंद्र ने सिर हिलाया। तू सच में बहुत आगे की सोचती है, बच्ची। अक्षरा ने कुछ नहीं कहा, बस दूर खिड़की से बाहर देखते हुए मन में सोचा। अब सब खत्म हो चुका है। अब मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ।